हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 11 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट यानी समाज शास्त्र। बुक आपकी है समाज का बोध। चैप्टर नंबर 3 है ये, भारतीय समाज शास्त्री। इससे पहले के सारे चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट बुक जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये सारे वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें जो क्लास 11 टीएसपी नाम से है। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जो भी एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट अपडेट है वो सारी भी आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। जितने भी हमारे लेक्चर के जितने भी वीडियो लिंक्स हैं वो भी यहाँ पर दे दिए जाएंगे। तो अपडेट रहने के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल जो है जरूर ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट विजिट करें हमारी eklavyastudypoint.com नाम से। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सारे लेक्चर के जो भी पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो समझते हैं भारतीय समाजशास्त्र का प्रारंभ कैसे हुआ। तो यूरोप की तरह भारत में भी समाजशास्त्र जो था एक नए विषय बनकर उभरा था। विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र की अगर आप औपचारिक शिक्षा की शुरुआत देखेंगे तो 1919 में होती है, मुंबई विश्वविद्यालय से। ठीक है, उसके बाद 1920 में कलकत्ता लखनऊ विश्वविद्यालय में भी समाजशास्त्र और मानव विज्ञान की पढ़ाई व शोध जो है शुरू हुई। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं आज लगभग सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र या सामाजिक मानव विज्ञान विभाग है। ठीक है, यानी यूरोप में जिस सब्जेक्ट की शुरुआत होती है भारत में भी वो धीरे धीरे आता है। और आज के टाइम में आप देखेंगे तो समाजशास्त्र जो है हर एक विश्वविद्यालय में आपको मुख्य विषय के रूप में देखने को मिल जाएगा। प्रारंभिक दौर की अगर स्थिति की बात करें तो शुरू में यह स्पष्ट नहीं था कि भारत में समाजशास्त्र की जरूरत क्यों है, इसका स्वरूप कैसा होगा। तो भारत में भाई समाजशास्त्र की बात कही गई थी, भाई समाजशास्त्र की पढ़ने की भारत में क्या जरूरत है। ठीक है, इसका क्या स्वरूप होगा भाई अगर भारत में इसकी शुरुआत की जाती है। तो पहले 25 वर्षों में जो लोग इस विषय में काम कर रहे थे उन्हें खुद तय करना पड़ा कि भारतीय समाजशास्त्र की दिशा क्या होगी। तो भाई जब समाजशास्त्र एक विषय के रूप में यहाँ पर आया तो इस पे जो भी लोग काम कर रहे हैं तो कर रहे थे भाई, तो 25 वर्ष तक तो उनको यही लग गया कि भाई किस तरह से इस पे काम किया जाए। ठीक है ना, क्या चीजें इसके अंदर रखी जाए। तो भारत में जो समाजशास्त्र के सामने जो मुख्य प्रश्न उभर कर आए थे जब इस पे सोच चल रही थी कि भाई भारत में समाजशास्त्र क्यों होना चाहिए। तो जब पश्चिम में समाजशास्त्र आधुनिकता को समझने के लिए बना तो भारत में इसकी भूमिका क्या होगी, क्योंकि भारत तो भाई पहले से ही पिछड़ा हुआ था। ठीक है, उसमें कोई नई चीजें तो देखने को मिल नहीं रही थी। भारत एक औपनिवेशिक देश था, इसलिए यहाँ आधुनिकता का अनुभव उपनिवेशवाद से जुड़ा हुआ था। तो वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में उपनिवेशवाद था, ब्रिटिश का कब्जा था, तो उनके हिसाब से भारत चल रहा था। तो भारत में अगर देखा जाए तो जो आधुनिकता थी वो किस तरह से होगी, उपनिवेशवाद से ही जुड़ी होगी। तो इसलिए भाई भारत का जो समाज है, जो सामाजिक अध्ययन है वो तो किया ही नहीं जा सकता। जब यूरोप में मानव विज्ञान आदिम समाजों के अध्ययन के लिए बना तो भारत जैसे विकसित और प्राचीन समाज में इसकी क्या भूमिका होगी। तो भाई कहा जाता है कि यूरोप में जो मानव विज्ञान था, ठीक है, वो आप देखेंगे वो आदिम समाजों के अध्ययन से आया, यानी पहले जो समाज कैसा था उस समाज के अध्ययन से आया। लेकिन वही जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत भाई, भारत तो जो था एक अगर देखें तो नगरी सभ्यता का देश हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे तो वो समस्या नहीं थी जो यूरोप वगैरह में थी। तो यहाँ पर किस तरह से जो है भारत के प्राचीन समाज का जो है अध्ययन किया जाएगा, कि क्या भूमिका रहेगी भाई भारतीय समाज को देखने की। तो ये जो थे कुछ प्रश्न थे जब भारत में समाज शास्त्र को एक विषय के रूप में पहचान देने की बात आई। तो आजाद और विकासशील भारत में समाज शास्त्र की क्या भूमिका होनी चाहिए, और उसके बाद जब भारत आजाद होता है और एक विकासशील देश होता है तो उस समय भारत में समाज शास्त्र किस तरह से उभर कर आएगा, समाज की क्या भूमिका होगी, समाज शास्त्र किस तरह से भारत में काम करेगा। तो ये सारी सोच जो थी वो धीरे धीरे विकसित होने लगी। तो प्रमुख प्रारंभिक जो विद्वान थे जिन्होंने इस पे काम करना शुरू किया, तो एल के अनंत कृष्ण अय्यर 1961 से 1937 के बीच में। शुरुआत में जो थे ये क्लर्क थे, बाद में ये शिक्षक बने और कॉलेज प्रोफेसर बने। ठीक है, तो 1902 में कोचीन राज्य के निर्जातीय सर्वेक्षण में स्वेच्छा से शामिल हुए। ठीक है, तो निर्जातीय सर्वेक्षण क्या होता है, तो कोई भी भाई नई संस्कृति, धर्म हो गया, भाषा हो गई, ठीक है, इन सब चीजों का जो लोग अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, निर्जातीय जो ये होता है सर्वेक्षण होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों पर जो अध्ययन करते हैं उन्हें निर्जातीय सर्वेक्षण कहा जाता है। तो स्वेच्छा से ये शामिल हुए ऐसे एक सर्वेक्षण में। ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके कार्य की प्रशंसा की, बाद में मैसूर रजवाड़े में भी इसी कार्य के लिए बुलाया गया। ठीक है, तो उस समय क्या था भाई, जो ब्रिटिशर्स थे वो अलग अलग क्षेत्रों में हमारे धर्म संस्कृति और जो भी भाषा थी और जो भी पहचान थी उसका अध्ययन कर रहे थे। तो उस समय जो था जो ये थे
एल के अनंत कृष्ण, ये ब्रिटिशर्सों से जुड़े, तो उनको ब्रिटिश अधिकारियों ने जो है अलग अलग क्षेत्रों में भेजा कि भाई आप शोध करें, आप अच्छा काम करते हैं। उनके काम को देख के ब्रिटिशर्स ने उनको प्रोत्साहित किया और अलग अलग क्षेत्रों में भेजा कि भाई आप जो इन समाज का अध्ययन करें। उन्होंने भारत का पहला स्नातकोत्तर मन विज्ञान विभाग कलकत्ता विश्वविद्यालय शुरू करने में मदद की। ठीक है, तो जो पहला, अगर आप देखेंगे स्नातकोत्तर अगर देखते हैं, जो पहला जो मानव विज्ञान में जो विभाग खोला गया कलकत्ता में, वो इन्हीं की देन था। ठीक है, इनके प्रयासों से ही शुरू किया गया। उन्हें कई उपलब्धियां मिली, जैसे राय बहादुर, दीवाने बहादुर और जर्मनी विश्वविद्यालय में मानद डॉक्टरेट भी जो है इनको मिली। ठीक है, तो इनकी उपलब्धियां देखकर भाई इन्हें अलग अलग नामों से बुलाया जाने लग गया था। जैसे राय बहादुर कुछ लोग कहते थे, कुछ दीवान बहादुर करते थे। यहाँ तक कि इनके कार्यों से इतने लोग प्रसन्न हुए कि जर्मनी में इनको जो था एक मानद डॉक्टरेट की जो है वो उपाधि भी दी गई। भारतीय मानव विज्ञान के पहले प्रमुख विद्वान माने जाते हैं। ठीक है, तो भारतीय मानव विज्ञान की जो शुरुआत हुई, तो सबसे पहले जो प्रमुख विद्वान थे वो यही थे। ठीक है, तो इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है, तो मानव विज्ञान पहले होता था, बाद में इसको समाज शास्त्र के साथ जोड़ दिया गया है। तो पहले जो हमारे यहाँ जो विषय था वो मानव विज्ञान ही कहा जाता था इसे। भरत चंद्र राय 1871 से 1942 तक, मूलतः ये जो थे वो कानूनविद थे, यानी लॉयर थे। रांची छोटा नागपुर में रहते हुए जनजातीय समाजों का गहन अध्ययन किया। ठीक है, तो इन्होंने भी जो भाई रांची जो छोटा नागपुर था वहां पर एक गहन अध्ययन किया, वहां की जो भी जनजातीय समाज था। जनजातीय परंपरा और कानून को अदालत में दुभाषित करते हुए मानव विज्ञान में रुचि जागी। ठीक है, तो जब इन्होंने भाई जनजातीय परंपरा और कानून को देखा, तो उस समय जब अदालत में वो ये सब चीज देखते थे, भाई उनके साथ क्यों भेदभाव हो रहा है, क्या उनकी समस्याएं हैं, तो उस समय इस चीज में उनकी जो है रुचि जागी कि भाई इन सब चीजों का और अच्छे से अध्ययन किया जाना चाहिए, भाई आखिर ये व्यवस्थाएं कैसे आई हैं और क्या समस्याएं जो है समाज में हैं। उन्होंने ओरम, मुंडा और खड़िया जनजातियों पर विस्तृत अध्ययन किया। ठीक है, तो इन्होंने जो वहाँ की जनजातियां थी उन जनजातियों का विस्तृत अध्ययन किया। 1922 में उन्होंने मेन इन इंडिया नामक जर्नल शुरू किया। यह भारत का पहला समाजशास्त्रीय जर्नल था। ठीक है, तो दैनिक पत्रिका कह सकते हैं एक प्रकार से, लोगों के बारे में जानकारी छापना वगैरह देना, ये जो उन्होंने शुरुआत करी पहले मैन इन इंडिया के जरिए। उन्हें छोटा नागपुर के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। तो उन्होंने भाई छोटा नागपुर में जो अपना अध्ययन किया, उसके आधार पर उन्हें छोटा नागपुर के एक विशेषज्ञ के रूप में जो है उपाधि मिली। दूसरी पीढ़ी के समाजशास्त्री, ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं दूसरी पीढ़ी के समाजशास्त्री आते हैं। इनका जन्म औपनिवेशिक काल में हुआ, लेकिन कार्य स्वतंत्र भारत में हुआ। ठीक है, तो शुरुआत तो इन्होंने जो करी थी वो औपनिवेशिक काल में करी थी, लेकिन उसके बाद भारत आजाद हो जाता है, तो स्वतंत्र भारत में इन लोगों का अध्ययन ज्यादा रहा। जिसमें आते हैं GS घुरे, DP मुखर्जी, AR देसाई, MN श्रीनिवासन। तो इन चार लोगों ने जो है समाजशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे। सबसे पहले देखते हैं गोविंद सदाशिव घुर्रे। GS घुर्रे को भारत में समाजशास्त्र का एक संस्थागत विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो भाई जो समाजशास्त्र एक विषय के रूप में भारत में स्थापित हुआ, उसका श्रेय जो आता है वो इन्हीं को जाता है। ठीक है, तो इन्होंने ही जो है समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में पहचान दिलाई भारत में। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की और लगभग 35 वर्ष तक जो था वो काम किया था। ठीक है, तो 1919 में आपने देखा जो विश्वविद्यालय खुला था मुंबई में, समाजशास्त्र उसमें जो पढ़ाया जा रहा था मुंबई विश्वविद्यालय में, वो किसकी देन था? वो जो था गोविंद सदाशिव घुर्रे की ही जो देन था। उन्होंने इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की और इसका जर्नल सोशोलॉजिकल बुलेटिन शुरू किया। ठीक है, तो इन्होंने भी एक दैनिक पत्रिकाएं जो थी वो शुरू करी, ताकि लोगों को इसके माध्यम से जानकारियां दी जा सके समाज वगैरह के बारे में। तो ये शुरुआत जो थी इन्होंने करी थी। उन्होंने समाजशास्त्र को भारतीय संदर्भ में विकसित किया जब विश्वविद्यालयों में शोध की सुविधा सीमित थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया भाई, जो समाजशास्त्र विषय को भारत के संदर्भ में बताना शुरू किया। ये उस समय की बात है जब भाई शोध भी इतना नहीं हो पाता था, इतनी सारी जो फैसिलिटी भी नहीं थी, शोध करना जो था बहुत मुश्किल था। तो उस समय ये समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में पहचान दिलाने का काम करते हैं। ठीक है, और एक जर्नल चलाते हैं, एक बुलेटिन चलाते हैं, जिसमें जो भी सामाजिक जो भी आप देखेंगे समाज था, उस सारे समाज के बारे में रिसर्च करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं और लोगों को बताते हैं। मुख्य संस्थागत योगदान, शिक्षण और शोध का संयोजन। तो एक ही संस्था में पढ़ाई और शोध कार्य दोनों का होना। तो एक ही संस्थान में क्या करते थे भाई, शोध भी करते थे और इस बारे में लोगों को जानकारियां भी देते थे। समाजशास्त्र व सामाजिक मानव विज्ञान का एकीकरण। तो इन दोनों विषय को मिलाकर पढ़ाने की जो परंपरा स्थापित की, जैसे हमने देखा था ना, पहले मानव विज्ञान हुआ करता था, लेकिन बाद में समाजशास्त्र और जो सामाजिक मनोविज्ञान था, उन दोनों को इकट्ठा किया इन्होंने, एकीकरण किया कि भाई दोनों अलग चीज नहीं है, एक साथ लेके चला जा सकता है इनको। तो एकीकरण करने का जो श्रेय भी जो इन्हीं को जाता है। मुख्य अध्ययन विषय, तो घुरे के अध्ययन के प्रमुख जो क्षेत्र थे वो थे जातीय और प्रजाति। तो जितने भी भाई कास्ट और रेसिस थी, उन सबको इन्होंने क्या किया भाई, शामिल किया।
जनजाति और आदिवासी जो संस्कृति थी उनको भी इन्होंने अपनाया। नातेदारी, परिवार और विवाह को भी रखा इसके अंदर। संस्कृति, सभ्यता और नगरों के ऐतिहासिक जो भूमिका थी, धर्म, संघर्ष, एकीकरण, समाजशास्त्र, और इन सारे विषय को जो है इन्होंने समाजशास्त्र में शामिल किया कि भाई ये सारे जो है समाजशास्त्र के मुख्य विषय हैं। समाजशास्त्र का अगर अध्ययन करना है तो इन सब चीजों को रखना जरूरी है। तो इन सब चीजों पर उन्होंने शोध कार्य किए, ठीक है, और समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में पहचान दिलाने का काम किया। जनजातियों पर घुरे के क्या विचार थे? तो ब्रिटिश मानव विज्ञान जनजातियों को अलग और आदिम संस्कृति का मानते थे जिनका हिंदू समाज से मेल नहीं है, ठीक है। तो अगर हम ब्रिटिश मानव विज्ञान की बात करें तो उनका यह मानना था कि भाई जो जनजाति है, जो जनजातीय लोग हैं, ठीक है, जो जनजातीय लोग हैं वो भाई जैसे आदिम समाज था वैसे ही आज भी चले आ रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारे यहाँ कहा जाता है भाई हिंदू समाज है, उससे जो है इनकी विशेषताएं मेल नहीं खाती है, उनसे क्या है बिल्कुल अलग है। ऐसा ब्रिटिश जो मानव विज्ञान थे, मानव विज्ञानी थे, उनका मानना था। उनका विचार था कि उन्हें मुख्य धारा से अलग रखकर संरक्षित किया जाना चाहिए। तो उनका कहना था भाई कि ये जो है मुख्य धारा से अलग है, यानी ये हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है, तो इनको अलग रख के संरक्षित करके इनका विकास किया जाना चाहिए। ऐसा मानना था ब्रिटिश मानव विज्ञान का। लेकिन घुर्रे व राष्ट्रवादी दृष्टिकोण ने कहा कि, लेकिन घुर्रे जो थे और उनके साथ जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने जो ब्रिटिश मानव विज्ञानियों की जो ये कहना था उसका विरोध किया। उन्होंने कहा भाई जनजाति भारत की मुख्य हिंदू संस्कृति का हिस्सा है, कि भाई बेशक से वो जनजातियां हैं लेकिन वो भी भारत की जो हिंदू संस्कृति है उसी का हिस्सा है। वे पिछड़े हिंदू समूह हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो पिछड़े हैं। वो अभी जो है वो कहाँ रह रहे हैं भाई, वो जंगलों में और इन सब जगहों पर रह रहे हैं। वो अभी शहरी क्षेत्रों तक नहीं पहुंचे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो मुख्य धारा से अलग हो गए, वो थोड़े पिछड़े हुए हैं। अलग नस्ल नहीं है। जनजातीय संस्कृति को भी विकास और समायोजन की आवश्यकता है। तो भाई बस क्या है कि वो जनजातीय जो लोग हैं वो थोड़े पिछड़े हुए हैं, तो उनका भी अगर सांस्कृतिक विकास किया जाएगा, उनका समायोजन किया जाएगा, उनको भी मुख्य धारा में लेकर आया जाएगा, तो वो भी बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं, ठीक है ना। तो ये बात जो थी घुर्रे ने कही। इस विषय पर वेरियर एल्विन के साथ उनका प्रसिद्ध विवाद भी है, ठीक है। जो ब्रिटिश जो मानव विज्ञान थे, वेरियर एल्विन, उनके साथ जो है उनका प्रसिद्ध एक विवाद भी जुड़ा इसके बाद। तो जाति और प्रजाति पर जब विचार की बात करते हैं तो ये घुर्रे का डॉक्टरेट जो शोध कार्य था, तो उन्होंने इस पे क्या किया भाई, डॉक्टरेट शोध किया, पीएचडी करी। इसमें उन्होंने हर्बर्ट रिजले के प्रजातीय सिद्धांत की आलोचना की। तो हर्बर्ट रिजले ने क्या किया था भाई, एक प्रजातीय सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने क्या कहा था, रिजले का मानना था कि उच्च जातियां जो है वो आर्य प्रजातियां हैं, ठीक है, और निम्न जातियां जो हैं वो अनार्य यानी मंगोल आदि हैं, ठीक है। तो उन्होंने आर्य और अनार्य का कॉन्सेप्ट दिया था कि भारत के अंदर भाई दो प्रजातियां रहती हैं, एक आर्य हैं जो बाहर से आए थे और यहाँ पर बसे थे और उन्होंने सभ्यता का विकास किया था। वहीं अनार्य कहते हैं भाई ये जो आर्यों से अलग हैं, ये पिछड़ी हुई जातियां, जंगलों में रहते थे, ये कभी विकास नहीं कर पाए, तो उनको क्या किया, अभी असभ्य लोग हैं तो उनको अनार्य की कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। तो ये जो मानना था किसका, हार्वर्ड रिजले का था। लेकिन घुर्रे ने कहा यह सिद्धांत केवल उत्तरी भारत के लिए कुछ हद तक सही है। उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है, जो आप ये विचार रख रहे हैं उत्तरी भारत के लिए तो ठीक है, क्योंकि आर्य जो थे उत्तर भारत तक सीमित थे। भारत के अन्य हिस्सों में जातियों के बीच मिश्रण बहुत पहले से होता आया है, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं है, भारत के और भी क्षेत्र हैं वहां पर आप देखेंगे बहुत सारी मिश्रित जातियां रहती हैं, तो वहां पर आप ये चीजें नहीं कह सकते। इसलिए प्रजातीय शुद्धता का विचार गलत है। तो आप ये कह दें कि भाई आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए हुए हैं, ठीक है, और वो जो है मेन जाति हैं और ये जो है अनार्य जो है मंगोल और उनसे मिलकर बने हुए हैं, तो ये कहना जो है गलत है, ठीक है। भारत में जो है जनजातीय मिश्रण हमेशा रहा है, कभी भी कोई एक जगह पे नहीं रहा है, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में आते जाते रहे हैं लोग, जिससे सांस्कृतिक मेल मिलाप हुआ है। तो मिश्रित जो जातियां आपको बहुत देखेंगे। जो आप एक जातीय शुद्धता का विचार कह रहे हैं कि भाई आर्य और अनार्य, वो चीज जो है वो गलत है, ऐसा भारत में कभी हुआ ही नहीं। जाति की घुर्रे द्वारा दी गई 6 विशेषताएं, ठीक है। तो जाति के ऊपर घुर्रे ने 6 विशेषताएं बताई। जाति की जो 6 विशेषताएं थी, सबसे पहला खंडीय विभाजन था, यानी समाज बंद वर्गों में जो था वो बटा हुआ था। जाति जो थी वो जन्म से तय की जाती थी। तो भारत में भाई 4 समाज थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और उसके अंदर भी क्या थी भाई, जातीय व्यवस्था थी। और जातियां जो डिसाइड करी गई थी वो जन्म पर आधारित डिसाइड करी गई थी। सोपानिक विभाजन था, यानी जातियां उच्च और निम्न क्रम में व्यवस्थित थी, तो जातियों को भी भाई उच्च और निम्न क्रम में विभाजित किया गया था। सामाजिक अंतःक्रिया पर प्रतिबंध था, यानी साथ बैठकर खाने पीने आदि पर भी नियम लागू थे, कि भाई जो निम्न जाति के लोग हैं वो उच्च जातियों के साथ जो नहीं खान पीन कर सकते, ठीक है, इस पे भी प्रतिबंध था। अधिकार और कर्तव्य थे, प्रत्येक जाति के लिए धार्मिक और लौकिक कार्य तय किए गए थे भाई। तो सबका जो था काम तय था और उसको वही काम करना पड़ता था।
वंशानुगत व्यवसाय, पेशा भी जन्म से तय होता था, बदलना जो था वो कठिन था। तो पेशे को भी क्या किया गया था भाई, जन्म पे तय किया गया था कि भाई जिसका जो पेशा है वो वही करेगा, वो बदल नहीं सकता। इसके भी नियम जो थे। अंतर विवाह और बहविवाह के नियम, तो विवाह केवल अपनी जाति के अंदर होता था। हाँ, कुछ रिश्तों में आप देखेंगे ये निषेध है, कुछ जगह पे देखने को मिलता है, ऐसी चीजें नहीं मिलती है, लेकिन ज्यादातर जो आप देखेंगे कि ये था भाई कि विवाह जो होगा वो अपनी जाति के अंदर ही हो सकता था। ठीक है, तो इसके भी जो है सख्त नियम बनाए गए थे। तो ग्रह बताते हैं भाई जातियों की जो थी उस समय ये विशेषताएं थी। ठीक है, तो ये सारी जो आप देखेंगे जो शोध था वो किसका था, गुर्रे था। तो उन्होंने समाज शास्त्र को एक विषय के रूप में जो है महत्वपूर्ण पहचान दिलाई भारत में। दूसरे आते हैं ध्रुवजटी प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, इनका पूरा नाम जो है वो डीपी मुखर्जी है। समय जो अगर आप देखेंगे इनका कार्यकाल जो रहा है 1894 से 1961 तक रहे हैं ये। ठीक है, और उसके बाद कार्यस्थल जो इनका रहा वो लखनऊ विश्वविद्यालय, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने काम किया। विशेषता क्या रही, तो भारतीय समाजशास्त्र के अग्रणी विद्वान थे जिन्होंने समाज शास्त्र को भारतीय सामाजिक वास्तविकता से जोड़ने पर बल दिया। तो उन्होंने कहा भाई समाज शास्त्र को जो है भारत का जो सामाजिक वास्तविकता है भारत की, यानी जो रियल भारत है उसके आधार पर ही समाजशास्त्र को देखा जाना चाहिए। वे मार्क्सवाद से प्रभावित थे, पर उनका राजनीतिक नहीं विश्लेषणात्मक उपयोग करते थे। तो वो मार्क्सवादी से थोड़े प्रभावित थे, लेकिन वो राजनीतिक तौर पर उसका विश्लेषण नहीं करते हैं। ठीक है, राजनीतिक तौर पर बात नहीं रखते हैं भाई मार्क्सवादी विचारधारा को, वो उसको विश्लेषणात्मक करते हैं कि भाई किस तरह से उनकी जो विशेषताएं रही हैं वो समाज पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, भारतीय समाज पर मुखर्जी का जो दृष्टिकोण था, तो मुखर्जी के अनुसार भारत की सामाजिक व्यवस्था ही सबसे बड़ी विशेषता है। यानी वो कहते हैं भाई जो भारत की अगर आप सामाजिक व्यवस्था देखेंगे तो उसकी जो सामाजिक व्यवस्था है वो बहुत ही विश्वसनीय है। ठीक है ना, तो बहुत ही विशेष है। भारत में राजनीति, इतिहास और अर्थशास्त्र पश्चिम की तुलना में कम विकसित हैं, जबकि सामाजिकता आप देखेंगे अधिक विकसित है। तो ये कहा गया कि भाई राजनीति की बात करते हैं भारत में, इतिहास की बात करते हैं, अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो इन सब क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो भारत में वो चीजें कम दिखाई देंगी। लेकिन जब आप सामाजिकता की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे भारत में ज्यादा ये विकसित हुई थी। वे कहते हैं भारत में सामाजिकता का बहुल्य है, बाकी सब बहुत कम है। ठीक है, तो उनका कहना यही था भाई, मत यही था कि सामाजिकता जो भारत में बहुल्य मिलेगी आपको, बाकी सब विषय जो है वो कम देखने को मिलेंगे। परंपरा का अर्थ बताते हैं, तो परंपरा जो होती है भाई वो संचारिता करना होता है, यानी आगे बढ़ना या उत्तराधिकार। तो परंपरा क्या भाई, एक कोई भी जो परंपरा कोई भी चीज चली आ रही है उसको आगे बढ़ाना ही क्या होता है, परंपरा होती है। संस्कृत में इसका अर्थ भूतकाल से प्राप्त ज्ञान और रीति को आगे ले जाना होता है। तो संस्कृत में अगर आप देखेंगे भाई जो भी भूतकाल से चला आ रहा है सेम उसी चीज को आगे बढ़ाना, ठीक है, परंपरा होता है। मुखर्जी के अनुसार परंपरा स्थिर नहीं होती, यह जीवांत होती है। तो जो मुखर्जी हैं वो कहते हैं भाई जो परंपरा है वो एक जैसी नहीं रहती। ठीक है, वो जीवांत है, वो हमेशा क्या होती है, बदलती रहती है। यह भूतकाल से जुड़ी रहती है पर वर्तमान के अनुसार ढलती रहती है। तो कहते हैं भाई ठीक है, परंपराएं जो है वो भूतकाल है, ठीक है ना, और वही चीजें आगे बढ़ती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सेम बढ़ती हैं, उसमें परिवर्तन भी जो है वो आते रहते हैं। ठीक है, तो वर्तमान चीजें भी क्या है उसमें जुड़ती रहती हैं। परंपरा के अध्ययन की आवश्यकता है, तो भारतीय समाजशास्त्री का पहला कर्तव्य भारतीय परंपराओं, लोक रीतियों, प्रथाओं और भाषाओं को समझना है। तो उन्होंने कहा भाई अगर हमें भारत का समाज को समझना है तो समाजशास्त्रियों को चाहिए कि भाई पहले वो किसको समझे, उनकी भारत की जो परंपरा है, लोक कृतियां हैं, जो प्रथाएं हैं, ठीक है ना, जो भाषाएं हैं, उनको आप समझोगे तब भारत के समाज को अच्छे से समझ सकते हो। केवल पश्चिमी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाना पर्याप्त नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई जो पश्चिमी जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है, अगर आप उस हिसाब से काम करेंगे तो भारत के समाज को आप नहीं समझ पाएंगे, और भारत की जो समाजशास्त्र परिकल्पना है वो सही नहीं हो पाएगी। समाज को समझने के लिए स्थायी भाषा, संस्कृति और बोलियों का ज्ञान जो है आवश्यक है। यानी अगर आपको समाज को समझना है तो पहले यहाँ की भाषा, संस्कृति, बोली, इनको समझो, तब जाके आप अच्छे से सारी चीजों को समझ सकते हैं। तो समूह बनाम व्यक्ति की बात करते हैं, तो भारत में समाज जो है वो व्यक्तिवादी नहीं है। यानी अगर आप समाज की बात करेंगे भाई एक व्यक्तिवादी विचारधारा के आधार पर भारत में कभी भी जो है आप देखेंगे समाज नहीं चला है। एक भारतीय की आकांक्षाएं उसके समूह, जाति, संप्रदाय या वर्ग द्वारा तय की जाती थी। तो जो भी भारत में होता था भाई वो यहाँ के समूह, जाति और संप्रदाय द्वारा तय किया जाता था, कोई एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं होते थे। व्यक्तिगत स्वैच्छिकता सीमित थी। यानी अगर आप कहेंगे भाई व्यक्ति स्वेच्छा कोई बात कर रहा है, कोई चीज करना चाहता है, स्वयं से कोई चीजें करना चाहता है, तो वो जो चीज थी भारत में बहुत ज्यादा सीमित थी, ठीक है, ना के बराबर थी।
शहरी मध्यम वर्ग में थोड़ी स्वैच्छिकता उभर रही है, यह परिवर्तन की शुरुआत है। ठीक है, अगर आज के टाइम में भी देखेंगे या उस टाइम में भी देखेंगे, जो भाई शहर में जो लोग रहते हैं उनकी स्वैच्छिकता धीरे धीरे उभरती है। वो अपनी धर्म संस्कृति या इससे थोड़ा अलग हो जाते हैं या नई चीजें करने लगते हैं। लेकिन ज्यादातर जगहों पर देखेंगे, आज भी आप देखेंगे तो जो पहले की जो परंपराएं कह लें या जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, लोग उसको ही ज्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, हाँ शहरी क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन आता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां पर आज भी वही चीज आपको देखने को मिलती है। परंपरा और परिवर्तन का संबंध, तो परंपरा केवल अतीत की नहीं बल्कि परिवर्तन की संवेदनशीलता से जुड़ी होती है। ठीक है, तो वो कहते हैं भाई परंपरा जो है ये नहीं कह सकते कि भाई अतीत से जुड़ी है वही चीज रहेगी, परंपरा जो बदलती भी है। ठीक है, ऐसा मानना था मुखर्जी जी का। परिवर्तन की प्रक्रिया, तो परंपरा में मौजूद लचीलापन संघर्षों को समायोजित कर देता है। तो भाई जो परंपराएं चली आ रही हैं उसमें कुछ कमियां होती हैं, कुछ लचीलापन होता है, तो वो क्या करता है भाई, उसमें संघर्ष होते हैं और उसके बाद वो चीजों को क्या करते हैं, बदलते हैं। इसलिए परिवर्तन परंपरा को तोड़ना नहीं, उसमें शामिल होना होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई जो परंपरा है वो लचीली होती है, अगर कुछ कमियां होती है उनको दूर किया जाता है तो परंपरा के अंदर नई चीजें जुड़ती हैं। ऐसी नहीं कि परंपरा खत्म हो जाती है, परंपरा चलती रहती है लेकिन नई चीजें उसमें जुड़ती रहती हैं। यह संघर्ष के भीतर परिवर्तन की भारतीय शैली है। ठीक है, यानी क्या कहा उन्होंने भाई कि भारत के अंदर कोई भी चीज जो है बदल नहीं जाती, बस संघर्ष के द्वारा कुछ नई चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, तो उन्हें वो क्या कहते हैं भाई, संघर्ष के भीतर परिवर्तन, यानी संघर्ष के साथ कुछ चीजों में परिवर्तन आता है। और उन्होंने कहा ये भारतीय शैली भी थी। ठीक है, परिवर्तन के तीन स्रोत बताए उन्होंने। सबसे पहले श्रुति, यानी ईश्वर प्रदत्त है शाश्वत ज्ञान, जैसे परंपरा की जड़। तो उन्होंने कहा भाई पहली चीज अगर देखेंगे भारत में, तो परिवर्तन का पहला स्रोत होता है श्रुति, यानी जो ईश्वर प्रदत्त है शाश्वत ज्ञान। ठीक है ना, जो पहले से ही चला आ रहा है, वो परंपरा की जड़ होता है। दूसरा आता है स्मृति, यानी मानव निर्मित नियम और ग्रंथ, व्यवहारिक जीवन से जुड़ी। उसके बाद क्या आता है भाई, कोई भी चीज होती है कि मानव उसको किस तरह से निर्मित करता है, ठीक है ना, किस तरह से उसको अनुसरण करता है। ठीक है, तो वो व्यवहारिक जो जीवन से जुड़ी होती है। तीसरा होता है अनुभव, व्यक्ति या समूह का जो अनुभव होता है परिवर्तन का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए भाई प्राचीन ग्रंथ है उसमें जो चीजें लिख दी गई हैं, ठीक है, तो लिखी तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन क्या हर कोई उसको फॉलो कर पाता है। ठीक है, तो भाई श्रुति है वो। स्मृति का मतलब क्या होता है भाई, मनुष्य को जो चीजें सही लगी, ठीक है ना, जो भी बनाई गई हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी गई है, एटलीस्ट तो ऐसे फॉलो होती नहीं आज के टाइम में अगर आप देखेंगे। ठीक है, जो उनको अच्छी चीजें लगती हैं, जो समाज में लागू होती है, उनको क्या किया जाता है भाई, मान लिया जाता है, वो चीजें चलती भी हैं। ठीक है, आज के युग में अगर आप देखेंगे तो व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति या समूह क्या करता है भाई, चीजों को अनुभव करता है। ठीक है, अगर उसको लगता है कि उसमें कुछ कमियां हैं या वो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, तो क्या करता है उसमें परिवर्तन भी लेकर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है आम बात है। अगर आप देखेंगे परिवर्तन, तो परिवर्तन क्या होता है, इस तरह से होता है, हर चीज में जो होता है वो परिवर्तन होता है। मुखर्जी के अनुसार अनुभव परिवर्तन का सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत होता है। ठीक है, तो वो कहते हैं भाई ये अनुभव है, ये सबसे क्रांतिकारी जो है वो सिद्धांत है। जैसे भक्ति आंदोलन आप देखेंगे, हिंदू धर्म और सूफी आंदोलन इस्लाम दोनों ने अनुभव, प्रेम और भक्ति के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाया। ठीक है, यानी पहले आप देखेंगे भाई भक्ति की जो अलग अलग तरह से बात की जाती थी। ठीक है ना, अगर आप देखेंगे हिंदू धर्म में बात करें तो भाई सशक्त जो आप देखेंगे भाई बहुत जटिल नियम बनाए गए थे। ठीक है, उनको बदलना और ये सब चीजें करना आसान नहीं होता था। और वहीं पे आप बात करेंगे भाई इस्लाम में भी ऐसा ही था भाई, उनके भी सख्त नियम थे। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन बाद में आप क्या देखते हैं कि भाई कुछ लोग आते हैं, जब भारत में देखते हैं कि जब धर्म आंदोलन होता है, भक्ति आंदोलन शुरू होता है, तो उसमें आप देखते हैं भाई भक्ति की परंपरा जो पहले से चली आ रही थी उसमें बदलाव आता है। ठीक है, परिवर्तन आता है। क्यों? क्योंकि जो लोग भाई भक्ति के नए तरीकों को बता रहे थे, उन्होंने क्या किया, अनुभव के द्वारा परिवर्तन करने का प्रयास किया कि भाई ऐसा करके भी जो है हम क्या कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। जरूरी नहीं जो पुराने अनुष्ठान है उसके द्वारा ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या था, एक ऐसा नहीं कि भाई कि हमारे यहाँ से जो धर्म खत्म हो गया, बस धर्म में जो क्या था, भगवान को स्मरण करने का, उनकी पूजा करने का या उनको मानने का जो तरीका थोड़ा सा बदला। तो परंपराएं चली आई लेकिन परंपरा में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो ऐसा धर्मों में भी होता है। तो उसी ऐसे कहते हैं भाई समाज, तो मुखर्जी कहते हैं भाई इसी के अनुसार जो है समाज में परिवर्तन आता है। ऐसा नहीं कोई परंपरा चली आ रही है वो खत्म हो जाती है, अनुभव के हिसाब से उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। अनुभव और प्रेम परिवर्तन की शक्ति है। तो भारतीय समाज में बुद्धि या तर्क नहीं बल्कि अनुभव और प्रेम के परिवर्तन की मुख्य शक्ति रही। तो ऐसा नहीं कि भाई बुद्धि और तर्क ने परिवर्तन किया, यहाँ पर जो आया परिवर्तन वो अनुभव से आया। ठीक है, जो उनका जो अनुभव था उसके आधार पर भारत में आप देखते हैं परिवर्तन देखने को मिलता है। संघर्ष और विद्रोह सामूहिक अनुभव के आधार पर होते हैं, पर परंपरा उन्हें अपने में सम्माहित कर लेती है। तो भाई देखेंगे आप, जो भी विद्रोह होता है, संघर्ष होता है, वो सामूहिक अनुभव, यानी सामूहिक रूप से जब लोग इकट्ठा होते हैं किसी चीज का विरोध करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई वो क्या करते हैं पूरी परंपरा को बदल देते हैं। तो वो जो बदलाव लाना चाहते हैं उस परंपरा में बदलाव आता है। ठीक है, और उस बदलाव के साथ फिर परंपरा जो है आगे चलती है।
संघर्ष और परंपरा, तो भारतीय समाज में संघर्ष परंपरा की सीमाओं के भीतर होता है। तो भारत में अगर आप देखेंगे जो भी संघर्ष होता है वो जो भी हमारी परंपराएं चली आ रही है उनकी सीमा के अंदर ही होता है। विद्रोह परंपरा को तोड़ता नहीं बल्कि उसको रूपांतरित करता है। तो हमारे यहाँ विद्रोह जो है वो कभी भी परंपरा को खत्म नहीं करता, बस उसमें थोड़ा परिवर्तन लेकर आता है। ठीक है, तो ये चक्र जो है वो लगातार चलता रहता है, यानी संघर्ष आता है, परिवर्तन की मांग उठती है और फिर परंपरा में उस परिवर्तन का क्या होता है, संयोजन हो जाता है। ठीक है, जो भी बदलाव आना होता है उस परंपरा के अंदर ही आ जाता है, पुरानी परंपरा खत्म नहीं होती। गैर आर्थिक परिवर्तन के स्रोत, तो पश्चिम में परिवर्तन का मुख्य कारण अर्थव्यवस्था थी। तो भारत अगर पश्चिम यूरोप की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप देखेंगे कि जो भी परिवर्तन हो रहा था उसका मुख्य कारण जो था वहां की अर्थव्यवस्था थी। पर भारत में परिवर्तन जाति, परंपरा, संस्कृति और अनुभव से आता है। वहीं जब भारत की बात करते हैं तो भारत में जो भी बदलाव आए वो यहाँ की जाति, परंपरा और संस्कृति के आधार पर आए। उन्होंने कहा भारतीय समाज में वर्ग संघर्ष भी जाति परंपराओं से प्रभावित होता था। तो भारत में जो वर्ग संघर्ष भी आप देखेंगे वो भी किस पे आधारित था, भारत में वो जाति परंपरा पर आधारित था। परंपरा और आधुनिकता पर संतुलित दृष्टिकोण, तो अगर परंपरा और आधुनिकता पर अगर हम संतुलित दृष्टिकोण देखें तो कह सकते हैं मुखर्जी ना तो परंपरा के अंध समर्थक थे ना आधुनिकता के अंध अनुयायी। तो वो भाई किसी, यानी वो ऐसा नहीं कह रहे कि परंपरा बिल्कुल सही है या ये भी नहीं कह रहे कि भाई आधुनिकता जो सबसे सही है। ठीक है, वो दोनों को बैलेंस करने की बात करते हैं। तो उनका विचार था परंपरा की पूजा भी नहीं करनी चाहिए और आधुनिकता का अंधनुकरण भी नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई जो परंपरा चली आ रही है वही सही मान लेना ठीक नहीं है, उसकी पूजा करनी चाहिए और जो भाई आधुनिकता है उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए। ठीक है, ये चीज भी गलत थी। उन्होंने भारतीय विकास योजनाओं में पश्चिम की सोच की नकल की आलोचना की। उन्होंने कहा भाई जो आप पश्चिम की सोच की योजनाएं लेकर आ रहे हैं कि भारत में भी भाई वैसे ही परिवर्तन आया होगा समाज में जैसा पश्चिम में आया था, ये कहना गलत है। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं भाई कि हमारे यहाँ जो परंपरा थी ऐसा नहीं कि वो परंपरा चलती चली आई और उसी के आधार पर आप सारे समाज को बता सकते हैं कि ये ऐसा रहा होगा समाज। ठीक है, तो भारत में भाई परंपरा में समय समय अनुसार परिवर्तन आया, इसलिए भारत के समाज में भी आप देखेंगे परिवर्तन आया है। अगले जो हमारे भारतीय समाजशास्त्री हैं वो हैं AR देसाई। इनका दृष्टिकोण जो रहा है वो मार्क्सवादी समाजशास्त्री दृष्टिकोण रहा है। इन्होंने प्रसिद्ध जो कृतियां लिखी द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1948 में, द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट, इनकी प्रमुख प्रसिद्ध जो है वो कृतियां रही हैं। देसाई ने समाज, राज्य, वर्ग, ग्रामीण समाज और आंदोलनों का अध्ययन जो है वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से किया है। तो इन्होंने जब भारतीय समाज का अध्ययन किया तो उसमें जो दृष्टिकोण अपनाया वो समाजवादी दृष्टिकोण अपनाया। वे मानते थे कि राज्य किसी भी समय शासक वर्ग के हितों का साधन होता है, यानी अगर एक राज्य में जो सरकार है वो हमेशा किसके लिए काम करेंगी, वो हमेशा जो है शासक वर्ग के लिए ही काम करती हैं। कल्याणकारी राज्य पर देसाई के विचार, तो जो कल्याणकारी राज्य होता है उस पर देसाई के जो विचार थे वो कहते हैं, उन्होंने अपनी जो प्रसिद्ध निबंध था द मीथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट में आधुनिक पूंजीवादी राज्यों की आलोचना करी है। ठीक है, तो जो उन्होंने लेख लिखा उसमें कहा कि भाई कोई भी जो राज्य होता है वो कल्याणकारी नहीं होता। ठीक है, ये एक मिथ्य है। किसका कहना था, ये कहना था देसाई का। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की प्रमुख विशेषताएं, तो जब वो कहते हैं कि भाई कल्याणकारी राज्य क्या होता है तो उसकी जब वो विशेषताएं देखते हैं तो क्या बताते हैं। देसाई के अनुसार कल्याणकारी राज्य की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे पहला, सकारात्मक राज्य, यह अहस्तक्षेप नीति से अलग होता है। ठीक है, यानी कि इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता, ये सभी के लिए काम करता है। राज्य समाज की भलाई के लिए नीतियां बनाता है और लागू करता है। तो राज्य का काम क्या है भाई, समाज के लिए नीतियां बनाएगा और उसको लागू करेगा। लोकतांत्रिक राज्य होता है, यानी लोकतंत्र कल्याणकारी राज्य की शर्त होती है कि भाई लोकतंत्र रहेगा, जनता के द्वारा ही शासन चलाया जाएगा। बहुदलीय चुनाव होगा, यहाँ पर जनप्रतिनिधित्व आवश्यक माने जाते हैं। तो इसके अंदर क्या है भाई, बहुदलीय चुनाव होना चाहिए, यानी बहुत सारे लोग चुनाव में भाग लें। ठीक है, और उसके बाद जो जनप्रतिनिधि जिसको चुने उसको ही शासक बनाया जाए। इसलिए समाजवादी कम्युनिस्ट राज्यों को इस परिभाषा से बाहर रखा जाता है। तो इसलिए अगर आप समाजवादी या कम्युनिस्टी विचारधारा देखेंगे तो ये यहाँ पर जो आपको देखेंगे विचारधारा नहीं मिलती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, कहते हैं निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र साथ कार्य करते हैं। राज्य आवश्यक वस्तुएं और सामाजिक अधिसंरचना संभालता है, उपभोक्ता वस्तु निजी क्षेत्रों में रहती है। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब भाई राज्य जो होता है पूरा कंट्रोल किसके पास होता है भाई, जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है वो जो भी जनप्रतिनिधि आता है, ठीक है, जो भी सरकार होती है, जो भी उसका शासक होता है वो पूरा प्रशासन चलाता है। और वहीं पर जब हम बात करते हैं उपभोक्ता की या वस्तुओं की, वो निजी क्षेत्र के हाथ में आते हैं। तो बाजारिक जो भी प्रक्रिया होती है वो निजी क्षेत्र करते हैं। ठीक है, सरकार क्या करती है भाई, प्रशासन चलाने का काम करती है। ये बात कहते हैं भाई कल्याणकारी राज्य के बारे में।
तो देसाई के अनुसार ये जो बात उन्होंने कही, कल्याणकारी राज्य की जांच के जब उन्होंने कहा, प्रश्न थे, तो उन्होंने कहा भाई कि जो कल्याणकारी राज्य की बात करी जा रही है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, कहते हैं भाई कल्याणकारी राज्य होता ही नहीं है। देसाई ने यह जांचने के लिए 5 बिंदु दिए कि क्या कोई राज्य वास्तव में कल्याणकारी हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने भाई 5 चीजें बताई। सबसे पहले, क्या राज्य गरीबी, असमानता और भेदभाव को खत्म करता है, पहली चीज। दूसरा, क्या वह आय असमानता घटाने के लिए कदम उठाता है, जैसे अमीरों से कर गरीबों को सहायता देना। क्या वह पूंजीपतियों की अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाता है। क्या वह आर्थिक स्थिरता बनाए रखता है, मंदी और तेजी दोनों से बचाता है। क्या वह सभी को रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं अगर ये 5 जो प्रश्न मैंने पूछे हैं, इसका अगर सही हाँ में जवाब आ जाए तो कह सकते हैं वो कल्याणकारी राज्य। लेकिन क्या वास्तव में ये सारी चीजें होती हैं? अगर आज के टाइम में आप देखेंगे, उस टाइम में भी नहीं थी, आज के टाइम में भी देखेंगे, ये जितनी भी चीजें हैं, जो 5 चीज देसाई ने कही है, ये कभी भी एक जो राज्य होता है कल्याणकारी राज्य, वो पूरा कर ही नहीं पाता है। ठीक है, तो देसाई क्या कहते हैं? तो देसाई निष्कर्ष निकालते हैं भाई, कल्याणकारी राज्य एक मिथक है। यानी जो कल्याणकारी राज्य की विचारधारा चली आ रही है भाई, वो मिथक है, ऐसी चीज हो ही नहीं सकती। ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोप जैसे पूंजीवादी देश कल्याणकारी राज्य कहे जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये गरीबी और असमानता कम नहीं कर पाए हैं। तो भाई जो यूरोप के देश हैं, जो विकसित देश कहा जाता है भाई, कहते हैं ब्रिटेन हो गया, अमेरिका और यूरोप हो गए, ये क्या है? कल्याणकारी राज्य है। लेकिन क्या इन राज्यों में आप देखेंगे गरीबी और असमानता कम है? ये अमीर वर्ग के हितों की रक्षा नहीं करते हैं। क्या करते हैं भाई? ये अमीर, अगर आप देखेंगे जो भी अ, सरकारें होती हैं, वो ज्यादातर आप देखेंगे भाई अमीर वर्ग के जो हित होते हैं उनकी रक्षा ही करती हैं। बेरोजगारी, आर्थिक अस्थिरता और धन का असमान वितरण आज भी जारी है। ठीक है, तो क्या ये चीजें जो है कल्याणकारी राज्य में होनी चाहिए? इसलिए देसाई ने कहा, द वेलफेयर स्टेट इज ए मिथ। तो कल्याणकारी राज्य जो है भाई एक भ्रम है, कल्याणकारी राज्य होता ही नहीं है, ये देसाई ने कहा। राज्य का मार्क्सवादी दृष्टिकोण, तो राज्य निष्पक्ष संस्था नहीं है बल्कि शासक वर्ग का उपकरण है। तो राज्य का अगर हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण देखें तो क्या कहता है भाई कि राज्य जो होता है वो निष्पक्ष संस्था नहीं होती भाई, बल्कि वो क्या होता है? शासक वर्ग का, यानी शासक वर्ग जिस तरह से चलाएगा राज्य वैसा ही चलेगा। आधुनिक पूंजीवादी राज्य पूंजीवादियों के हितों की रक्षा करता है। तो आधुनिक पूंजीवाद जो होगा वो किसकी रक्षा करेगा भाई? पूंजीपतियों की रक्षा करेगा। लोकतंत्र और कल्याणकारी योजनाएं जनता को भ्रमित करने के साधन है ताकि पूंजीवाद संरचना बनी रहे। तो भाई जो लोकतंत्र की बात कही जा रही है या कल्याणकारी राज्य की बात कही जा रही है, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये केवल जनता को क्या करा जा रहा है भाई? भ्रमित किया जा रहा है। ठीक है, ताकि पूंजीवादी जो संरचना है वो बनी रहे। ठीक है, तो कम्युनिस्ट राज्यों पर भी आलोचना करते हैं वो। देसाई ने कम्युनिस्ट देशों की भी आलोचना करी। उन्होंने कहा, सच्चा समाजवादी राज्य वह है जिसमें लोकतंत्र, राजनीतिक स्वतंत्रता और कानून का राज्य बना रहे। ठीक है, तो कहते हैं भाई समाजवादी विचारधारा का मतलब भी तो यही है कि जो लोकतंत्र है या राजनीतिक स्वतंत्रता है या कानून है वो बना रहना चाहिए। ठीक है, समाजवाद का मतलब अधिनायकवाद नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई समाजवाद का मतलब ये नहीं है कि अधिनायकवाद हो, एक राजा है या फिर एक शासक है, तो वही क्या कर रहा है? सत्ता को कंट्रोल कर रहा है और अपने हिसाब से चला रहा है और जनता के बारे में नहीं सोच रहा है। तो अधिनायकवाद कभी भी जो है वो समाजवाद नहीं हो सकता। ये किसने कहा था भाई? ये देसाई ने कहा। ठीक है, अगले आते हैं हमारे जो समाजशास्त्री हैं वो M N श्रीनिवास। इनका पूरा नाम है मैसूर नरसिंहाचार श्रीनिवास। समय इनका था 1916 से 1999। शिक्षा इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय, GS घुर्रे के शिष्य थे ये। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने डॉक्टरेट करी है। मुख्य ग्रंथ इन्होंने लिखे, रिलीजन एंड सोसाइटी अमोंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड द ऐसे, विलेज कास्ट एंड रिलीजन इन इंडिया। तो इनकी मुख्य कृतियां जो इन्होंने लिखी हैं। तो ग्रामीण समाज में इनकी जो थी काफी रुचि थी। श्रीनिवास की जीवन भर रुचि भारतीय गांव और ग्रामीण जीवन के अध्ययन में रही। उन्होंने मैसूर के निकट एक गांव में 1 वर्ष रहकर वहां के सामाजिक जीवन का गहराई से अध्ययन किया। ठीक है, तो ये मैसूर में रहते, गांव में रहे, तो वहां पर गांव की जो भी इकाइयां थी उन सब चीजों का इन्होंने गहराई से अध्ययन किया। इस प्रत्यक्ष अनुभव ने उनके बौद्धिक और व्यावसायिक विकास में निर्णायक भूमिका निभाई। तो यहाँ से आप देखेंगे इनके बौद्धिक और जो व्यावसायिक विकास हुआ यहाँ से, जब उन्होंने गांव में रहे, उन्होंने वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के समाज को समझा। ठीक है, तो उनको बहुत सारी चीजें जो हैं वो समझ में आई। गांव पर उनके लेख 2 प्रकार के हैं। तो 2 प्रकार के लेख लिखते हैं गांव पर। पहला निर्जातीय विवरण, यानी गांव में किए गए क्षेत्रीय सर्वेक्षण, यानी उन्होंने खुद किए थे ये, और साक्षात्कार पर जो आधारित है, यानी वो जाके चीजों को देखते थे, सर्वेक्षण करते थे, आसपास के लोगों का साक्षात्कार करते थे, यानी लोगों से पूछते थे, तो उसके आधार पर चीजों को रखते थे। ग्रामीण जीवन, जाति, रिश्तेदारी और धर्म से जुड़े विस्तृत विवरण। तो उन्होंने भाई ग्रामीण जीवन, जाति, रिश्तेदारी और धर्म पर जो है विस्तृत विवरण जो है लिखा।
अवधारणात्मक और ऐतिहासिक लेखन, तो गांव को एक सामाजिक इकाई के रूप में समझना, तो उन्होंने भाई गांव को क्या किया भाई, एक सामाजिक इकाई के रूप में समझा कि भाई किस तरह से सामाजिक रूप से पूरा गांव जो है वो जुड़ा हुआ है। यह चर्चा की कि गांव समाजशास्त्रीय विश्लेषण के लिए कितना उपयोगी ढांचा है, तो उन्होंने कहा भाई अगर समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है तो गांव का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो समाजशास्त्रीय परिकल्पना में गांव का विश्लेषण जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, ये कहा श्रीनिवासन जी ने। लुई ड्यूमो बनाम श्रीनिवास, गांव की उपयोगिता। ठीक है, तो लुई ड्यूमो और श्रीनिवास जो है वो गांव की क्या विशेषताएं बताते हैं या उपयोगिता को। तो लुई ड्यूमो कहते हैं कि जाति जैसी संस्थाएं गांव से अधिक स्थायी हैं, गांव केवल निवास स्थान है जो बदल सकता है। तो भाई कहते हैं जो जाति होती है वो एक ऐसी संस्थाएं हैं जो हमेशा स्थायी रहती है, गांव बदल जाते हैं लेकिन जो संस्थाएं हैं वो स्थायी रहती हैं। वहीं जो एम एन श्रीनिवास वो कहते हैं गांव केवल जगह नहीं है बल्कि सामाजिक पहचान है और यह ऐतिहासिक रूप से एकीकृत इकाई है। वहीं श्रीनिवास क्या कहते हैं भाई कि जो गांव होते हैं वो केवल एक जगह नहीं होते हैं बल्कि वो क्या होते हैं, सामाजिक पहचान होते हैं और लोग यहाँ पर जो है ऐतिहासिक रूप से एकत्र रहते हैं। ठीक है, तो श्रीनिवासन के अनुसार गांव भारत के सामाजिक ढांचे की बुनियादी इकाई है जो समय के साथ बदलती रहती है। ठीक है, तो गांव में जो सामाजिक इकाई है वो समय के अनुसार जो आप देखेंगे बदलती रहती है। ये किसका कहना था, एम एन श्रीनिवासन का था। ठीक है, तो ये सामाजिक ढांचे की जो है क्या है, बुनियादी इकाई है और ये समय के साथ जो है वो बदल सकते हैं। ठीक है, भारतीय गांव पर श्रीनिवास की आलोचनात्मक दृष्टि, तो उन्होंने ब्रिटिश मानव विज्ञान प्रशंसकों के उस दृष्टिकोण का विरोध किया जिसमें गांव को स्थिर, आत्मनिर्भर छोटे गणराज्य कहा गया था। ठीक है, तो ब्रिटिश मनोविज्ञान यही मानते थे कि जो भाई गांव होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं और छोटे गणराज्य होते हैं। श्रीवास ने ऐतिहासिक और सामाजिक साक्ष्यों से सिद्ध किया कि भारतीय गांव कभी भी आत्मनिर्भर नहीं रहे। आप ये नहीं कह सकते कि भाई कि भारतीय गांव जो थे वो हमेशा आत्मनिर्भर रहे, वे हमेशा क्षेत्रीय, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नेटवर्कों से जुड़े रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई कि वो सिर्फ गांव तक ही निर्भर है, स्थायी हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए थे, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो। उनमें निरंतर परिवर्तन और बाहरी प्रभाव रहे हैं, तो वो कभी भी स्थिर नहीं रहे भाई, उसमें हमेशा प्रभाव रहा है। और जो ग्रामीण इकाई रही है वो समय के अनुसार बदलती रही है। ठीक है, उनमें बदलाव आते रहे, वो कभी स्थिर नहीं रहे। ग्रामीण अध्ययन की विशेष उपयोगिता, तो निर्जातीय पद्धति का विकास, श्रीनिवासन ने क्षेत्रीय अध्ययन की पद्धति को भारतीय समाजशास्त्र में स्थापित किया। तो उनका भाई क्षेत्रीय अध्ययन करना जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है, समाज को समझने के लिए। परिवर्तन का अध्ययन, नव स्वतंत्र भारत में ग्रामीण समाज में तेजी से हो रहे परिवर्तन को समझने का अवसर मिला। तो इससे क्या हुआ भाई, जब उन्होंने कहा कि भाई अगर हम क्षेत्रीय अध्ययन करेंगे तो हम गाँव को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो और उसमें जो तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं उनको भी हम अच्छे से समझ सकते हैं। नीति निर्माण में सहायता, गांवों के प्रत्यक्ष अध्ययनों से सरकार और नीति निर्माताओं को वास्तविक भारत की जानकारी मिलेगी। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं भाई, ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं तब आपको पता लगेगा भाई कि जो भी सरकार नीति निर्माता होते हैं, ठीक है, तो वो जो भी नीतियां बनाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, वो गांव के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है। उनको देखना पड़ता है भाई गांव को उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, तो उसके आधार पर ही जो है वो नीतियां बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है भाई अगर वास्तविक जानकारी हासिल करनी है तो ग्रामीण क्षेत्रों को समझना भी जरूरी हो जाता है। भारतीय समाजशास्त्र को नई दिशा, तो समाजशास्त्र अब केवल आदिम समाजों तक सीमित रहकर आधुनिक भारत के अध्ययन में सहायक बना। ठीक है, तो पहले क्या था भाई, अगर आप देखेंगे समाजशास्त्र जो था वो आदिम समाजों का अध्ययन था, तक सीमित ही था, लेकिन जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो इसके अध्ययन ने क्या किया भाई, इसको एक आधुनिक पहचान दी कि भाई जरूरी नहीं है कि आदिम समाजशास्त्र में आदिम समाजों का अध्ययन किया जाए। ठीक है, जो समाज में परिवर्तन आ रहे हैं उसके आधार पर आधुनिक समाज को समझना भी जरूरी है समाजशास्त्र के अंदर। ग्रामीण समाज और सामाजिक परिवर्तन, तो गांव में जाति, वर्ग, शिक्षा, राजनीति और आधुनिकता का प्रभाव बढ़ रहा था इस टाइम आप देखेंगे। तो श्रीनिवास ने ग्रामीण परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी। तो उन्होंने कहा भाई सांस्कृतिकरण होता है उस जिसके द्वारा आप देखेंगे बदलाव हुआ है, तो पश्चिमीकरण है और आधुनिकीकरण है। तो ये तीनों जो चीजें हैं वो जरूरी हैं किसी भी समाज को समझने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई अगर हम भारतीय समाज की बात कर रहे हैं, ग्रामीण समाज की बात कर रहे हैं या सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो वो किन कारणों से आए उनको समझना जरूरी है। ठीक है, तो इन अवधारणाओं में उन्होंने दिखाया कि ग्रामीण समाज परंपरा और आधुनिकता के मिश्रण से बदल रहा है। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन आप देखते हैं इनके कारण जो समाज में परिवर्तन आया है, ऐसा मानना था श्री निवासन का। तो भारतीय समाजशास्त्र की विशिष्ट पहचान थी। तो चार समाजशास्त्रियों ने, जी एस घुरे, डी पी मुखर्जी, ए आर देसाई और एम एस श्रीनिवासन ने मिलकर
भारतीय समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र भारतीय और आधुनिकता पहचान देने में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो समाजशास्त्री जो थे भारतीय समाजशास्त्री, उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है भारत में समाजशास्त्र स्थापित करने के लिए और भारतीय समाज को एक नए नजरिए से समझने में इन्होंने जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। तो भारतीय समाजशास्त्र को भारतीय बनाने के प्रयास जो इन्होंने ही किए, तो जीएस घुरे ने आपने देखा पाश्चात्य मानव विज्ञान की अवधारणाओं को भारतीय संदर्भ में समझाया, जाति जनजाति संस्कृति जैसे विषयों को शास्त्रीय ग्रंथ में भारतीय दृष्टिकोण से व्याख्यात किया, समाजशास्त्र को भारत की धरती पर संस्थागत रूप देने का प्रयास किया इन्होंने। ठीक है, डीपी मुखर्जी ने भारतीय परंपरा और संस्कृति को समाजशास्त्र के केंद्र बिंदु बनाए, परंपरा की आलोचना भी की और उसे पूरी तरह से अस्वीकार भी नहीं किया। भारतीय समाज में सामाजिकता के महत्व को इन्होंने बल दिया। ए आर देसाई ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भारतीय राष्ट्र राज्य और वर्ग संरचना का विश्लेषण किया, वहीं पूंजीवादी राज्य की वास्तविकता को उजागर किया और उसे कल्याणकारी राज्य का जो है एक मिथक कहा। वहीं समाजशास्त्र में आर्थिक और वर्गीय विश्लेषण को जो महत्व दिया। ठीक है, तो ये जो थे ए आर देसाई के काम थे। उसके बाद एम एन श्रीनिवासन ने क्या किया भाई, भारतीय समाज को मैदानी अध्ययन कर समाजशास्त्र को जमीनी यथार्थ से जोड़ा। ठीक है, कि भाई समाज को समझना है तो ग्रामीण क्षेत्र को भी समझना जरूरी है। सांस्कृतिकरण पश्चिमीकरण और गांव जैसे नए अवधारणात्मक ढांचे दिए, आधुनिक भारत के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र को उपयोगी बनाया। ठीक है, तो ये जो भारत के जो समाजशास्त्री ने, तो भारत के समाज को समझने में या समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में महत्व दिलाने में इन जो समाजशास्त्रियों का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साझा उपलब्धियों की बात करते हैं तो इन समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को केवल पश्चिमी सिद्धांतों का अनुकरण नहीं बनने दिया कि भाई समाजशास्त्र को जो है पश्चिमी विचारधारा के आधार पर ही पढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने इसे भारतीय अनुभव परंपरा संघर्ष और परिवर्तन के आधार पर विकसित किया कि भाई भारतीय परंपरा संघर्ष और परिवर्तन भी समाज में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो उनको भी समझना जरूरी है। इनके कार्यों से भारतीय समाजशास्त्र एक जीवन स्वतंत्र और आलोचनात्मक अनुशासन बन गया। ठीक है, तो अगर आज देखेंगे भारतीय समाजशास्त्र जो है भाई वो एक जीवंत है, ठीक है, स्वतंत्र है और इसमें भी भाई आलोचना के गुण है कि आलोचना करी जा सकती है अगर कोई चीज गलत है, और अनुशासन के आधार पर जो है काम करता है ये विषय। तो कह सकते हैं भाई समाजशास्त्र को जो भारत में महत्व दिलाने का काम जो है, ये जो आधुनिक जो हमारे समाजशास्त्री रहे हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, चैप्टर खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें। धन्यवाद।